तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के एक्सप्लेनेशन में जो कि होने वाला है मनी हाइस्ट सीजन 1 पर जिसको हम डिटेल में कवर करेंगे फ्रॉम एपिसोड 1 टू एपिसोड 13 तक यानी फुल सीजन 1 इन वन वीडियो। तो वीडियो काफी बड़ी होने वाली है एंड काफी इंटरेस्टिंग भी। तो पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक निकाल लो एंड चलते हैं मनी हाइस्ट यानी कि ला कासा दी पापेल की डिटेल एक्सप्लेनेशन के सफर पर। और अगर आप चैनल पर भी न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दे क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज एंड वेब सीरीज को एक्सप्लेन करते रहते हैं। देखिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वेब सीरीज की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि वांटेड थी और उसने उसके हस्बैंड के साथ करीब 15 से ज्यादा रॉबरीज की थी और उसका हस्बैंड एक रॉबरी के दौरान मारा गया था और तब से ये अंडरग्राउंड थी। वो एक सुबह छुप कर बाहर निकलती है और अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है कि वो अब सुधर कर एक चाइनीज शिप पर एज ए कुक काम करने वाली है। फिर उसकी माँ बोलती है कि मैं तुमसे कब मिलूं। वो लड़की बोलती है कि क्या तुम अकेली हो, और उसकी मॉम पीछे देखती है और पीछे पूरी की पूरी पुलिस फोर्स थी और वो उस लड़की को ट्रैक कर रही थी। उसकी माँ बोलती है कि हाँ वो अकेली ही है। वो लड़की बोलती है कि तुम मुझे ग्रोसरी स्टोर पर आकर मिलो। वो अपनी माँ से मिलने जा ही रही थी पर तब उसे एक आदमी मिलता है और गाइस बिलीव मी ये आदमी बहुत जीनियस है। वो उस लड़की को अपने गाड़ी में बिठाता है और वो लड़की उसे गन दिखाकर बोलती है कि तुम पुलिस हो या कौन हो। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, तुम्हारे घर पर पहले से ही पुलिस आई हुई है। और वो उसे उसकी फोटोज भी दिखाता है और वो बोलता है कि तुम मुझे प्रोफेसर बुला सकती हो गाइज। और ये आदमी उस लड़की को बोलता है कि वो एक बैंक लूटने जा रहा है और उस लूट के लिए वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ ना हो। और फिर वो बोलता है कि ये रॉबरी यानी कि हीस्ट होने वाली है 2400 मिलियन यूरोज की। और वो लड़की मान जाती है 2400 मिलियन यूरोज की लालच में। और ऐसे ही प्रोफेसर ने और 7 लोग जमा किए हुए थे जो पेशे से चोर थे या फिर उनका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था। और ये 8 लोग और खुद प्रोफेसर यानी कि 9 लोग मिलकर आप देखेंगे कि कैसे 5 महीने की प्लानिंग करके पैसे लूटते हैं। प्रोफेसर सबको एक खंडर में ले जाता है जो कि शहर से बहुत ज्यादा दूर था और वहां पर वो सबको डेस्क पर बिठाता है और बोलता है कि हम 5 महीने प्लानिंग करेंगे। और बोलता है कि आप लोग एक दूसरे के नाम नहीं जानते हो और उसे यही चाहिए। वो सबको अलग अलग सिटीज के नाम देगा और ऐसे 8 लोगों के 8 नाम होते हैं। टोक्यो वही लड़की है जो हमें शुरुआत में इंट्रोड्यूस की गई थी। बर्लिन जिसने 27 रॉबरीज की थी। मॉस्को, डेनिवर, रियो जो हैकर था और 2 ट्विंस ऑस्लो एंड हेलिस की। और फिर आती है नैरोबी। फिर इन्हें बताया जाता है कि ये लोग लूटने वाले हैं फैब्रिका नेशनल डी मोनेडा जो कि एक म्यूजियम था एज वेल एज बेसिकली वहाँ पूरे कंट्रीज की नोट्स प्रिंट होती थी यानी कि नोट प्रेस। उसके बाद हमें उनका क्या प्लान है ये नहीं दिखाया जाता और कहानी सीधा हमें 5 मंथ्स आफ्टर की दिखाई जाती है जहाँ सब रॉबरी करने जा रहे थे। सबसे पहले उनका मेन मोटो था म्यूजियम में घुसना और उसके लिए ये लोग एक तगड़ा प्लान बनाते हैं। एक गाड़ी से सब लोग जा रहे थे पर एक जगह पर जहाँ पर 2 टन्स थे वहां पर मॉस्को उतरकर रास्ता ब्लॉक करके डाइवर्जन क्रिएट करता है और आगे बाकी सब लोग एक जगह जाते हैं जहाँ पर उन्हें M16 राइफल्स और सारा सामान मिलता है जो उन्हें रॉबरी के वक्त काम आने वाला था। फिर जो डाइवर्जेंट वाला जो रास्ता था वो भी ब्लॉक किया जाता है और वो रास्ते इसीलिए ब्लॉक कर रहे थे क्योंकि वहां से रॉयल म्यूजियम में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि एक्सप्लोजिव्स और बाकी प्रोटेक्शन का सामान जा रहा था। एक कंटेनर और आगे और पीछे 2 पुलिस कार्स थी। वो गाड़ियां एंड ट्रक रुक जाती है रास्ता बंद देखकर और उस एरिया में जामर्स भी लगाए हुए थे तो पुलिस मदद भी नहीं मांग पाती। और तभी ये 8 लोग मास्क पहनकर उन पर गन तान देते हैं और दोनों पुलिस कार्स में से एक एक पुलिसमैन को बंदी बनाकर उनके कपड़े इनके 2 लोग पहन लेते हैं और उस ट्रक का ड्राइवर भी चेंज किया जाता है और वो मॉस्को बन जाता है। और 2 लड़कियां यानी कि टोक्यो एंड नेराबोई नॉर्मल कपड़ों में दूसरी गाड़ी में आगे जाते हैं। इस बीच हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं और वो भी उसी रॉयल म्यूजियम में जा रहे थे और इसके बारे में भी प्रोफेसर और उनको पहले से ही पता था। और उन स्टूडेंट में से एक लड़की का नाम था एलिसन पार्कर जो कि यूनाइटेड किंगडम के एम्बेसडर की बेटी थी। वो म्यूजियम पहुंच जाते हैं एंड टोक्यो एंड नीरोबी सबको इसकी खबर देती है। फिर सारे रॉबर्स जो बचे थे यानी कि 2 तो पुलिस की कार में ओरिजिनल पुलिस के साथ थे और उनके पास गन थी और बाकी बच्चे कंटेनर्स में छुप गए थे। और फिर वो म्यूजियम के चेक पोस्ट को क्रॉस करते हैं और अंदर जाते ही जितने भी लोग थे उन्हें सबको एक जगह पर ले आते हैं और सारे पुलिस वालों को हाथ पैर बांधकर उन्हें एक रूम में बंद किया जाता है और उनके आंखों पर भी पट्टियां बांधी जाती है। फिर रियो सारे कैमरा कंट्रोल अपने हाथ में लेता है कैमरा हैक कर और जितने होस्टेजेस थे यहाँ तक के स्टूडेंट्स भी उनके आंखों पर भी पट्टियां लगाई जाती है। फिर सबके मोबाइल्स लिए जाते हैं उनके मोबाइल के पिन के साथ। बर्लिन सब रॉबर्स का इंचार्ज था और वो अपने शांत स्वभाव यानी कि बात करके लोगों को मैनिपुलेट करने में माहिर था। मॉस्को एंड रियो दोनों मिलकर रॉयल म्यूजियम की जो प्रेस थी उसका लॉकर तोड़ते हैं और बहुत सारा पैसा लगभग 1 या 2 मिलियन यूरोज बैग में भरते हैं। एंड गाइस याद रखना ये पैसा ये चुराने नहीं वाले थे, वो सिर्फ एक दिखावा था। ऐसा क्यों ये आपको आगे पता चल ही जाएगा। सबके फोन सीज करने के बाद और पैसा लेने के बाद रॉबर्स होस्टेजेस को पीछे होने बोलते हैं और खुद ही मेन अलार्म दबा देते हैं और इससे पुलिस वालों को खबर लग जाए। और ऐसा ही होता है, पुलिस वहां से सिर्फ 2 मिनट दूर थी। फिर सारे रॉबर्स को बताया गया था कि पुलिस वालों को चोट नहीं पहुंचानी है, सिर्फ ऐसा करना है कि जो तुमने पैसे लिए हैं उसे बाहर रखना है और पुलिस के आसपास उन्हें बिना चोट पहुंचाए गोलियां चलानी है और झूठ मूठ के तुम डर कर अंदर भाग कर आए हो ऐसा उन्हें प्रिटेंड करना है। इससे ये होगा कि पुलिस को लगेगा कि रॉबर्स का प्लान फेल हो गया है, पर नहीं, असल में मेन प्लान बाद में स्टार्ट होने वाला था। सब लोग प्रोफेसर के इंस्ट्रक्शन वैसे के वैसे फॉलो करते हैं पर होता यह है कि रियो के सर के साइड से पुलिस की एक गोली छूकर निकल जाती है और वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है और गुस्से में टोक्यो पुलिस वालों को गोली मारती है और उन्हें जख्मी कर देती है। हालांकि ये प्लान में नहीं था बट वो लोग पैसे बाहर छोड़कर बैंक में भाग आते हैं और रियो भी ठीक हो जाता है।
एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है एंड एपिसोड 2 की शुरुआत में सब टोक्यो पर गुस्सा थे कि पुलिस को चोट क्यों पहुंचाई एंड प्रोफेसर भी टोक्यो को इस बारे में समझाता है। फिर ये खबर सारे पुलिस फोर्स को रॉयल म्यूजियम के बाहर खींच लाती है और म्यूजियम के बाहर कैंप वगैरह लगाए जाते हैं पुलिस के द्वारा और यही रॉबर्ट्स का प्लान था एंड ये रॉबर्ट्स एंड प्रोफेसर काफी ज्यादा शातिर थे। वो एक दूसरे से बात एनालॉग तरीके से कर रहे थे बिना किसी रेडियो सिग्नल के और उनके कोई भी कॉल्स बाहर किसी को पता नहीं चल रहे थे और कोई भी उनकी बातें ना तो सुन पा रहा था ना उन्हें ट्रैक कर पा रहा था। अंदर बर्लिन बोलता है कि अब हमारे पास थोड़ा टाइम है जब तक बाहर पुलिस सब कुछ सेटअप करती है। रियो यूके के एम्बेसडर की लड़की को अलग रूम में बंदी बनाता है यानी एलिसन पार्कर को और उसे भी रॉबर्ट्स जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं। उसके बाद पुलिस इंचार्ज इंस्पेक्टर म्यूजियम के रॉबर्ट्स को कॉल लगाती है एंड बर्लिन कॉल ट्रांसफर करता है सीधा प्रोफेसर को जो बैंक से बाहर बैठा था उसी खंडर में जहां पर उन्होंने सारी प्लानिंग बनाई थी। और प्रोफेसर ने वॉइस चेंजर का इस्तेमाल करके पुलिस से बात की और कहा कि उन्हें एक हेलीकॉप्टर चाहिए ब्राजील जाने के लिए। बट ऑफ कोर्स ये भी एक चाल थी और प्रोफेसर को पुलिस को ये बताना था कि वो बहुत ज्यादा शांत है और उन्होंने हर चीज की तैयारी कर रखी है, चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हें हरा सकते हैं। और पुलिस को ये समझ जाता है कि ये बंदा इतने शांति से बात कर रहा है मतलब इनकी प्लानिंग कुछ बड़ी है। फिर उसके बाद बर्लिन सारे हॉस्टेजेस को बोलता है कि अब से सब उसकी बात मानेंगे नहीं तो वो सबको गोली मार देगा और वो सबके मास्क उतरवाता है एंड फिर सब लोगों को भी रॉबर्ट्स जैसे ही कपड़े एंड मास्क दिए जाते हैं एंड उसके साथ नकली गन्स भी। मीनवाइल यूके के एम्बेसडर से पुलिस को ऑर्डर आता है कि कमांडोज की टीम लेकर उसके बेटी को बाहर निकाला जाए और यही सबको चाहिए था यानी कि उन रॉबर्ट्स को। अब अगर कमांडोज अंदर आते तो वो ऑब्वियसली सारे रॉबर्ट्स को मार देते, इसीलिए रॉबर्ट्स ने सारे हॉस्टेजेस को भी उनके जैसे कपड़े पहना दिए थे और उन्हें गन्स भी दे रखी थी। इससे दो चीजें होती, स्क्वाड को पता नहीं चलता कि असली रॉबर कौन है एंड नकली कौन और वो किसी को नहीं मार पाते ताकि इनोसेंट की जान ना जा पाए। और दूसरा ये कि किसी को पता ना चले कि असल में रॉबर्ट्स की संख्या कितनी है। वो कुल थे 8 लोग पर बाहर किसी को भी पता नहीं था कि वो असल में कितने हैं। एंड गाइस प्रोफेसर ने इसका स्टडी भी किया हुआ था, उसने सबको पहले ही 5 मंथ के ट्रेनिंग में बताया था कि पुलिस 4 जगहों से यानी कि वो कमांडोज 4 जगह से अंदर आएगी, मेन डोर से, उसके बाद लोड एरिया से, उसके बाद इमरजेंसी एग्जिट एंड फिर रूफ टॉप से। इन 4 जगहों से वो अंदर आ सकते हैं पर वो शुरुआत करेगी लोड एरिया से और प्रेडिक्शन सही निकलता है। लोड एरिया से कमांडो स्क्वाड आने लगती है पर पहले ही सब तैयार थे। जैसे ही ड्रिल करके डोर के अंदर कैमरा लगाया जाता है दूसरी तरफ सारे रॉबर्ट्स मशीन गन एंड सारे हथियारों के साथ तैयार थे और दूसरी तरफ रियो एलिसन पार्कर पर गन तानकर उससे एक कॉल करवाता है बाहर की पुलिस को और एलिसन बोलती है कि सारे हॉस्टेजेस को भी रॉबर्ट्स के कपड़े पहनाए गए हैं तो कमांडो टीम अंदर आई तो वो रॉबर्ट्स समझकर सबको मार देगी, तो प्लीज कमांडोज को रोको। एंड ऐसा ही होता है, इनोसेंट हॉस्टेजेस यानी बंदी मारे ना जाए इसलिए मिशन को अबॉर्ट किया जाता है और सारे के सारे कमांडोज बाहर के डोर से ही पीछे चले जाते हैं और अंदर नहीं आ पाते। और अब मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों। जैसे ही स्क्वाड रिटर्न जाती है अंदर सब खुश होते हैं एंड नीरोबी जो है वो एक लिस्ट बनाकर उन लोगों को बुलाती है जो नोट प्रेस में काम करते थे और फिर करोड़ों नोट छापने का काम स्टार्ट होता है और हर एक मिनट में $500,000 छापे जा रहे थे और सारे रॉबर्ट्स इतना पैसा देखकर बहुत खुश हो चुके थे क्योंकि उन्हें 2400 मिलियन यूरो जो छापने थे। एंड बाहर पुलिस इंस्पेक्टर जो कि अब तक सब कुछ संभाल रही थी वो ये वाला केस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को देकर खुद उस केस से बाहर हो जाती है क्योंकि उसे ऊपर का प्रेशर पसंद नहीं आता यानी कि यूके के एम्बेसडर का प्रेशर। थोड़ी देर में एक कॉफी शॉप में वो जाती है, वहाँ उसका फोन स्विच ऑफ था तो उसे एक अनजान आदमी बोलता है कि क्या मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ, तो वो उसे हाँ बोलती है और उसका फोन मांगती है। एंड गाइस वो अनजान आदमी था प्रोफेसर एंड वो पुलिस इंस्पेक्टर को उसके मॉम को कॉल करने के लिए अपना ही फोन देता है और इस इंस्पेक्टर को भनक तक नहीं थी कि उसके सामने उस पूरे नोट प्रेस एंड म्यूजियम के हीस्ट यानी रॉबरी का मास्टरमाइंड उसके सामने बैठा है। एंड एपिसोड 2 भी यही पर खत्म होता है। अब आगे हम रॉबरी का अगला दिन देखते हैं एपिसोड 3 में, जहाँ सारे हॉस्टेजेस सोए हुए थे और मॉस्को उन्हें जगाता है और काम पे लगाता है। उस नोट प्रेस में उन्होंने अभी तक से 52 मिलियन यूरो छाप लिए थे एंड जैसा आपको पता है कि उन्हें टोटल पैसे छापने थे 2400 मिलियन यूरो। गाइस यहाँ पर प्रोफेसर सबसे मेन रोल निभा रहा था। वो म्यूजियम के बाहर थोड़ी दूर से एक जगह रेंट लेकर वहाँ सब कुछ कंट्रोल कर रहा था जैसे कि कैमराज, पुलिस से बातें करना एक्सेट्रा। और रॉबरी की ये शुरुआत ही थी कि रॉबर्ट्स को एक झटका लगने वाला था सिर्फ एक लव स्टोरी के चलते। असल में रियो एंड टोक्यो में अफेयर चल रहा था और इसके चलते इन दोनों को ही आगे परेशानी होने वाली थी। मीनवाइल इंचार्ज बर्लिन एक हॉस्टेज जिसका नाम था मोनिका उसे रॉयल म्यूजियम के बाहर ले आता है एक लेटर के साथ जिसमें लिखा हुआ था कि हम टोटल 67 हॉस्टेजेस हैं और सब परफेक्ट हेल्थ में हैं, किसी को चोट नहीं लगी है और सब ठीक है। एक स्नाइपर बर्लिन पर गन पॉइंट करके बैठा था एंड शूटिंग के ऑर्डर के लिए रुका था बट तभी सारे रॉबर्ट्स एंड मोनिका अंदर चले जाते हैं। फिर बर्लिन जितने हॉस्टेजेस थे उनमें से कुछ लोग जो हट्टे कट्टे थे उन्हें एक जगह ले जाता है जहाँ उन्हें एक अंडरग्राउंड टनल खोदना था। बट गाइस ये भी एक चाल थी, दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग। उन्होंने सारी प्लानिंग की थी कि ये हॉस्टेजेस को अलग जगह टनल खोदने बोलेंगे और खुद अलग जगह टनल खोदेंगे बिना किसी को बताए। एंड इमरजेंसी सिचुएशन में पुलिस को लगे कि सारे रॉबर्ट्स हॉस्टेजेस ने बनाए हुए टनल से भागे हैं। उसके बाद बर्लिन जो लोग पेशेंट्स थे यानी कोई डायबिटिक पेशेंट था या फिर कोई प्रेग्नेंट था, जस्ट वैसे लोगों को वो दवाइयों के बारे में पूछ लेता है ताकि उनके लिए बाहर से मेडिकेशंस मंगाए जाए और साथ ही साथ वो सारे लोगों के लिए खाना भी मंगा सके। उसके बाद वो सारे हॉस्टेजेस को परमिशन दे देता है कि वो अपने फैमिलीज को एक के बाद वो सब ठीक है इसकी वीडियो बनाकर सेंड कर सकता है, पर तब उनके साथ एक रॉबर होगा निगरानी के लिए। बट यहाँ ये दोनों बेवकूफी करते हैं यानी कि रियो एंड टोक्यो।
एलिसन पार्कर जो है वो वीडियो बना रही थी पर वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी एंड रियो उसके साथ था। वो कहता है कि शांत हो जाओ एक्सेट्रा। वो थोड़े से उसे बातचीत करता है और पीछे से टोक्यो आती है जिसे जलन हो रही थी क्योंकि रियो बात कर रहा था एलिसन से। रियो जल्दी से एलिसन का फोन बेवकूफी करके उसके पास ही छोड़कर टोक्यो से बात करने लगता है और उनमें झगड़ा होता है। मौका देखकर एलिसन फोन उठाती है एंड इंटरनेट स्टार्ट करती है। जैसे ही फोन कनेक्ट होता है पुलिस को खबर लग जाती है कि एलिसन का फोन एक्टिवेट हुआ है और वो उस फोन को हैक करके उसके रियर कैमरा एंड सेल्फी कैमरा से लाइव फुटेज रिकॉर्ड कर लेते हैं। पर रियो का उस पर ध्यान जाता है और वो जल्दी से फोन लेकर उसे तोड़ देता है। बट तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि पुलिस को रियो का चेहरा दिख जाता है एंड आगे रियो को थोड़ी प्रॉब्लम भी होने वाली थी। पुलिस वाले बहुत ज्यादा खुश थे कि एटलीस्ट इतने सारे रॉबर्स में से एक का तो चेहरा दिखा। राकेल अपने घर पे थी तभी उसको उसके सीनियर की ऑर्डर आती है कि वो फिर से रॉबरी केस को टेक ओवर करे। रॉयल म्यूजियम में उस म्यूजियम का मैनेजर आर्टुरो और एक बंदा जो टनल बना रहा था वो ये चेक करते हैं कि रॉबर्स के पास क्या क्या हथियार हैं। तो उन्हें बहुत सारे एम्यूनेशंस और प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स दिखते हैं। यानी कि गाइस इन रॉबर्स का और भी कुछ प्लान था इन प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स को लेकर। जो क्या है ये हमें आगे पता चल ही जाएगा। इंस्पेक्टर राकेल फिर से चार्ज लेती है और कैंप में पहुंचती है और वहां पर पहुंचते ही रिकॉर्ड फुटेज जिसमें रियो का चेहरा दिखा था उसे फिर से प्ले करने बोलती है। तब उन्हें एक वॉल पे सबके फोन्स लगाए हुए दिखते हैं। राकेल दिमाग लगाकर कॉल करती है प्रोफेसर को जिसने अपनी आवाज बदली हुई थी। प्रोफेसर पहले बोलता है कि उन्हें खाना एंड मेडिकेशन चाहिए हॉस्टेजेस और उनके लिए। इंस्पेक्टर उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है। फिर बोलती है कि उसके पास म्यूजियम के अंदर की इमेजेस हैं और उसे एक बंदे का पता भी चल गया है और वो अब जल्द ही बाकियों का भी यानी कि बाकी रॉबर्स का भी पता लगा लेंगे। वो बोलती है कि मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, अगर तुमने सरेंडर किया तो मैं गारंटी लेती हूँ कि तुम्हें सिर्फ 8 साल की सजा सुनाई जाएगी और तुम्हारे पास कोई प्लान बी भी नहीं बचेगा अगर उसने सब रॉबर्स का पता लगा लिया तो। प्रोफेसर कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि देन वी विल एक्टिवेट प्लान सी। यानी कि प्रोफेसर ने सब कुछ सोच कर रखा हुआ था और इंस्पेक्टर जो थी वो इन्हें अंडर एस्टिमेट कर रही थी। दूसरी तरफ मैनेजर ऑल्ट्रो बहुत ज्यादा फुदक रहा था। वो मोनिका को बोलता है कि उसके ऑफिस में उसके जैकेट में एक एक्स्ट्रा फोन है जिससे वो पुलिस को कॉल कर सकते हैं। एंड दूसरी ओर प्रोफेसर बर्लिन को ऑर्डर देता है कि जिसने वो फोन एक्टिवेट किया था जिससे रियो का चेहरा सबको पता चला उसे ढूंढो। पुलिस के पास अंदर की जानकारी पहुंच गई है। बर्लिन गुस्से में सारे हॉस्टेजेस को पूछता है कि वो किसका फोन था। कोई आगे नहीं आता तो बर्लिन बूढ़े आदमी के कपड़े सबके सामने उतरवाता है। पर रहम खाकर रियो खुद ही बर्लिन को बताता है कि एलिसन ने फोन एक्टिवेट किया था और तब उसका ध्यान नहीं था। बर्लिन गुस्से में आकर हेलसिंकी एंड ओस्लो को ऑर्डर देता है कि रियो को सबक सिखाओ ताकि आगे से ऐसी गलती ना हो पाए और ये दोनों रियो को बेरहमी से पीटते हैं। बाहर पुलिस को रियो का बायोडेटा मिल जाता है और वो उसके पूरे बायोडेटा को ऑन एयर सब न्यूज चैनल में दे देते हैं और फिर रॉबर्ट्स ने डिमांड की हुई चीजें अंदर ले जाई जाती हैं और सामान मिलते ही रॉयल म्यूजियम के दरवाजे फिर से बंद हो जाते हैं। मोनिका जो एक हॉस्टेज थी वो ऑल्ट्रो के जैकेट से फोन ले लेती है और उसे छुपा देती है। इंस्पेक्टर लंच ब्रेक में फिर से बार में जाती है एंड वहां फिर से प्रोफेसर आ जाता है। एंड गाइस बिलीव में मुझे यहाँ पर लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि इंस्पेक्टर और वो थोड़ी बातें करते हैं और तब इंस्पेक्टर को एक कॉल आती है जिसमें उसे बोला जाता है कि 2 लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं और उसके व्हाट्सएप पे 2 इमेज आती हैं। प्रोफेसर उन इमेजेस को देखने की कोशिश करता है और इंस्पेक्टर गुस्से में उसे पकड़कर अरेस्ट करती है और पूछती है कि कहाँ है वो। प्रोफेसर को लगता है कि वो पकड़ा गया बट इंस्पेक्टर बोलती है कि रिकॉर्डर कहाँ है और तुम कौन से न्यूज चैनल से हो जो मुझे हर बार फॉलो कर रहे हो। पर जैसे तैसे अपनी आइडेंटिटी सैल्वा बताकर और बार के मैनेजर की मदद से वो अपने आप को छुड़ाता है। इंस्पेक्टर गुस्से में वहां से चली जाती है। रॉयल म्यूजियम में मोनिका ने मेडिकेशन में एक एबॉर्शन पिल मांगी थी क्योंकि वो आर्टुरो के बच्चे की मां बनने वाली थी पर ये शादीशुदा था और फिर भी उसका अफेयर मोनिका से था। डेनिवर उसे पिल देता है पर उसे एबॉर्शन न करने की सलाह भी देता है। तभी बर्लिन वहां आता है और मोनिका को वहां से जाने बोलता है। जैसे ही मोनिका जाने लगती है उसके छुपाए हुए फोन में एक मैसेज आ जाता है। मैसेज की साउंड बर्लिन एंड डेनिवर सुन लेते हैं। बर्लिन उससे फोन ले लेता है और डेनिवर को ऑर्डर देता है कि मोनिका को मार डालो। बर्लिन अब अपने असली रंग दिखाने लगा था और वो प्रोफेसर के रूल नहीं मान रहा था। प्रोफेसर का ये रूल था कि किसी भी हॉस्टेजेस को नहीं मारना है। हालांकि वो प्रोफेसर को धोखा नहीं देता है क्योंकि प्रोफेसर ही था जिसके पास पूरा कंट्रोल था। डेनिवर मोनिका को बाथरूम में ले जाकर एक गोली मारता है पर दूसरी जगह पर और वो उसे नहीं लगती है क्योंकि वो मोनिका को मारना नहीं चाहता था। तो मोनिका बोलती है कि उसे उसके थाई पर मारो ताकि बहुत सारा खून निकले एंड बर्लिन को लगे कि वो मारी गई और फिर वो एक बड़े से लॉकर में छुप जाएगी। डेनिवर ऐसा ही करता है एंड बर्लिन को लगता है कि मोनिका मर गई। दूसरी तरफ टोक्यो देखती है कि रियो बहुत ज्यादा जख्मी है। गुस्से में वो 3 कैमरास तोड़ देती है गोली मारकर और प्रोफेसर को वार्निंग देती है कि अगर फिर से बर्लिन ने या फिर किसी और ने रियो को छुआ तो वो उसे भी गोली मार देगी। पर प्रोफेसर एक ही बात बोलता है कि तुम दोनों की तस्वीरें पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट हो गई हैं, यानी रियो एंड टोक्यो की, एंड तुमने हमारे एस्केप प्लान को चौपट कर दिया है। और प्रोफेसर टेंशन में आ जाता है। पुलिस ने टोक्यो को भी ऐसे ढूंढा था कि उन्होंने रॉयल म्यूजियम की पुरानी फुटेजेस चेक की जिसमें रियो एंड टोक्यो आए हुए थे उस म्यूजियम को देखने और तब इनके चेहरे कैमरा में कैद हुए थे। इंस्पेक्टर प्रोफेसर को फोन करके सरेंडर करने बोलती है तो प्रोफेसर काफी होशियारी से जवाब देता है और बोलता है कि बचपन में चोर पुलिस के खेल में क्या कभी तुमने किसी भी ऐसे बच्चे को देखा है जिसने खुद से पुलिस को सरेंडर किया हो। पुलिस का काम होता है कि वो चोरों को पकड़ कर दिखाए। तभी प्रोफेसर के फोन पर एक कॉल आता है और वो कॉल था इंस्पेक्टर की मॉम का। आपको याद ही होगा कि इंस्पेक्टर ने प्रोफेसर के फोन से कॉल किया था उसकी मॉम को शुरुआत में, तो उसकी मॉम उसी नंबर पे कॉल बैक करती है।
एक इमरजेंसी होने के चलते, क्योंकि इंस्पेक्टर का फोन नहीं लग रहा था। तो प्रोफेसर बोलता है कि वो इंस्पेक्टर को फोन दे देगा और इसी बहाने प्रोफेसर खुद इंस्पेक्टर को फोन देने म्यूजियम के बाहर पहुंचता है और उस पुलिस कैंप के अंदर जाकर इंस्पेक्टर को फोन देता है और वहां क्या चल रहा है ये भी देख लेता है। इंस्पेक्टर रैक्वेल इमरजेंसी में प्रोफेसर का फोन ले जाती है और फिर वो दोनों उसी बार में मिलते हैं जहां शुरुआत में मिले थे। इंस्पेक्टर प्रोफेसर को फोन रिटर्न देती है और उसका हाथ अपने हाथ में लेती है। यानी गाइस देख रहे हो, प्रोफेसर काफी ज्यादा चालबाज है। डायरेक्ट इंस्पेक्टर को ही लगभग उसने पटा दिया था एंड आगे तो वो डेट पर भी जाएंगे, बट गाइस ये आगे के एपिसोड्स में होगा। फिलहाल हम अब इस एपिसोड्स की बात करते हैं। रॉयल म्यूजियम के अंदर बर्लिन सारे रॉबर्स को ये बताता है कि मोनिका को डेनिवर ने उसके ऑर्डर देने की वजह से मारा है और डेनिवर का पिता मॉस्को ये सुनकर सुन पड़ जाता है, क्योंकि उसके बेटे ने एक खून किया था। वो बाथरूम में जाता है तो डेनिवर सारा खून साफ कर रहा था। ये देखकर मॉस्को को पैनिक अटैक आता है और वो गिर पड़ता है जमीन पर, और असल में डेनिवर ने ऐसा नहीं किया था और ये बात आपको पता ही है। मॉस्को बिना कुछ सोचे समझे सरेंडर करने के लिए रॉयल म्यूजियम के डोर खोल देता है, पर डेनिवर वहां आकर उसका मुंह छुपाता है। पुलिस बाहर से इनके चेहरे नहीं देख पाती एंड डोर फिर से लगा दिए जाते हैं। अगर मॉस्को सरेंडर कर देता तो इनका सारा प्लान चौपट हो जाता था। डेनिवर मॉस्को को ये भी बोलता है कि उसने मोनिका को नहीं मारा, वो अब भी जिंदा है और ये बात बर्लिन को मत बताना। फिर डेनिवर अपने पिता को खुली हवा मिले इसके लिए सारे हॉस्टेजेस को मास्क पहनाता है और नकली गन लेकर हॉस्टेजेस और मॉस्को के साथ म्यूजियम के टेरेस पर जाता है जहां वो दोनों मोनिका के बारे में बात कर रहे थे। तो मोनिका का नाम सुनकर ऑल्ट्रो गुस्से में आकर मॉस्को एंड डेनिवर से झगड़ने लगता है। मॉस्को की नजर स्नाइपर्स पर पड़ती है और वो सबको नीचे बैठने को बोलता है ताकि स्नाइपर्स को लगे कि वो हॉस्टेजेस हैं। ऑल्ट्रो अकेला ही स्नाइपर को पीठ दिखाकर खड़ा था और स्नाइपर एंड पुलिस को लगता है कि वो ही रॉबर है, क्योंकि बाकी सब नीचे बैठे थे। इंस्पेक्टर उसे मारने का ऑर्डर देती है एंड स्नाइपर ऑल्ट्रो को रॉबर समझकर गोली मार देता है और ऑल्ट्रो गिर जाता है। और जैसे ही उसका मास्क हटता है पुलिस को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने एक हॉस्टेज को मारा। तो यहाँ पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेनिवर एंड मॉस्को ऑल्ट्रो को उठाकर अंदर ले आते हैं जिसे गोली लगी थी। नोट प्रिंटिंग का काम डबल ट्रिपल स्पीड से चल रहा था। ऑल्ट्रो को टेबल पर लिटाया जाता है, उसे पानी भी पिलाया जाता है, पर उसे लग रहा था कि वो नहीं बचेगा। और दोस्तों बाहर की सिचुएशन बहुत ही अलग थी। सारे न्यूज में रक्वेल छाई हुई थी कि उसने एक हॉस्टेज को गोली मार दी। ऑल्ट्रो इतना जख्मी था कि उसे लग रहा था कि वो नहीं बचेगा, पर प्रोफेसर इतना होशियार था कि उसने इसके बारे में भी पहले से ही सोचकर सारे रोबोट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये भी सिखाया हुआ था। प्रेजेंट सिचुएशन में इंस्पेक्टर पर काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ चुका था सीनियर्स के थ्रू, क्योंकि उसने गलती की थी। पर एक पुलिस वाला इंस्पेक्टर की गलती अपने सर लेने की बात करता है और इंस्पेक्टर रैक्वेल राहत की सांस लेती है। फिर वो प्रोफेसर को कॉल लगाती है एंड गाइस ये एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड ट्विस्ट देने वाला है। प्रोफेसर उल्टा इंस्पेक्टर को बोलता है कि एक हॉस्टेज को क्यों मारा। इंस्पेक्टर बोलती है कि एम्बुलेंस रेडी है, जख्मी हॉस्टेज यानी ऑल्ट्रो को बाहर आने दो। पर प्रोफेसर मना कर देता है, पर वो इस बात से सहमत हो जाता है कि मेडिकल टीम रॉयल म्यूजियम में आए ऑल्ट्रो को बचाने के लिए, और कहता है कि 2 सर्जन एंड एक नर्स को अंदर भेजा जाए। मेडिकल टीम को बुलाया जाता है रॉयल म्यूजियम के अंदर। डेनिवर मॉस्को यानी अपने पिता को मोनिका के पास ले जाता है, पर वो उस जगह पर नहीं थी, पर वो काफी बीमार थी क्योंकि पैर में गोली लगने के कारण उसके पैर में इन्फेक्शन हो गया था और वो वॉशरूम में थी। फिर दोनों बात कर रहे थे और मॉस्को पूछता है कि उसे बस छुपा देते, उसे गोली क्यों मारी। तो डेनिवर बोलता है कि बर्लिन को शक हो जाता और वो पूछता कि खून कहाँ है। बाहर एक तगड़ी प्लानिंग की जाती है पुलिस के द्वारा और इंस्पेक्टर का खास दोस्त जो भी पुलिस है उसका नाम होता है एंजल, उसे सर्जन के साथ भेजने की तैयारी की जाती है एज ए नर्स, ताकि ये अंदर क्या चल रहा है इसका एग्जैक्ट पता लगाया जा सके। एंड दूसरा ये कि ये पुलिस वाला उसके टीम के साथ सेम टू सेम रॉबर्स के कपड़े पहनकर उस रॉयल म्यूजियम में एक जगह थी जो कि काफी छोटी थी और वो एक एसी डक्ट था, उसके थ्रू अंदर जाए और रॉबर्स एंड हॉस्टेज जिनके सेम कपड़े एंड मास्क है उनमें शामिल हो जाए और सबको बचा ले। पर इन लोगों ने कुछ कच्ची गुलियां नहीं खेली थी। अब इनकी प्लानिंग देखकर तो आप भी दंग रह जाओगे। 2 डॉक्टर एंड असिस्टेंट इंस्पेक्टर एंजल अंदर जाता है ऑल्ट्रो के इलाज के लिए, और वो भी एक नर्स बनकर, और उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई पहचान नहीं पाएगा, पर मास्टरमाइंड बाहर बैठे थे। डॉक्टर्स एंड एंजल अंदर आते हैं और बर्लिन जो है वो हॉस्टेजेस को आगे गन लेकर खड़ा करता है और खुद पीछे खड़ा होता है। सबको लगता है कि यही रॉबर्स है। फिर बाहर से प्रोफेसर इंस्पेक्टर एंजल को पहचान लेता है एंड बर्लिन को कॉल करके उसके बारे में बोल देता है, और बर्लिन को उसने पहले ही बताया था कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना है। प्रोफेसर बर्लिन को यह भी बोलता है कि अब जो समय है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बर्लिन ओके करके फोन रख देता है। फिर हमें पास्ट दिखाया जाता है जिसमें प्रोफेसर सबको बता रहा था कि जब पुलिस वालों को लगे कि अब वो अंदर है एंड जीत सकते हैं, हमें एक ट्रिक लगानी है। बर्लिन आता है अपने साथियों के साथ और सर्जन एंड इंस्पेक्टर एंजल जो नर्स बनकर आया था उन्हें बोलता है कि तुम्हारी सारी चीजें एक ट्रे में रखो, चश्मा होगा तो वो भी। और फिर छुपके से ओज़लो एंजल के चश्मे में एकदम सफाई से एक माइक्रोफोन लगा देता है, और तब तक बर्लिन ने सर्जन एंड रूबियो को बातों में उलझाए रखा था और वो माइक्रोफोन सीधा कनेक्टेड था प्रोफेसर से। और ये तो पहली ट्रिक थी। अब प्रोफेसर को ये भी पता था कि पुलिस टीम सेम रॉबर के मास्क एंड कपड़े पहनकर हॉस्टेजेस में घुसने वाले हैं, और प्रोफेसर बहुत खुश था क्योंकि उसको फुल गारंटी थी कि वो पुलिस वाले अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि इनकी ट्रिक काफी कमाल की थी। एपिसोड 5 यही खत्म होता है एंड एपिसोड 6 में सारे हॉस्टेजेस को रॉबर्स ने बता रखा था कि सर्जन एंड
एंजल पर सर्जन एंड एंजल पर अपनी गन हमेशा ताने रखनी है। सर्जन ऑल्ट्रो का इलाज करते हैं एंड एंजल इधर उधर देख रहा था कि उसे कुछ पता चले। एंजल एक टाइमर लगाता है 25 मिनट का और बर्लिन के पूछने पर वो बोलता है कि ये एनेस्थेसिया के लिए है, पर असल में वो 25 मिनट जो थी उस टाइमिंग में पुलिस की टीम डक्ट के थ्रू अंदर आने वाली थी और ये बात इनको पता चल जाती है एंजल के हाव भाव से। पुलिस भी अंदर जा चुकी थी। बर्लिन ऑल्ट्रो से सर्जरी के समय में बात कर रहा था। दूसरी तरफ रियो एलिसन पार्कर से बात करने जाता है और इस बार भी वो एलिसन के सामने बेवकूफी करता है और इस बंदे से ज्यादा बेवकूफ बंदा मैंने कहीं पर भी नहीं देखा है। रियो बेवकूफी करके लोडेड M16 गन एलिसन के पास छोड़कर बाहर जाता है 2 मिनट के लिए, पर जब वो वापस आता है एलिसन उस पर गन तान देती है। पर रियो के पास एक और एक्स्ट्रा गन थी और वो किसी तरह एलिसन से M16 गन देकर उसे गिराकर बांध कर रखता है और दूसरी तरफ ऑल्ट्रो की गोली निकाली जाती है और पुलिस को आने के लिए सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। पर तभी प्रोफेसर का कॉल बर्लिन को आता है और प्रोफेसर उन्हें उनके जो नॉर्मल मास्क थे वो चेंज करने बोलता है। यानी गाइस पुलिस जो है वो इन मास्क के साथ अंदर आ रही थी, पर सारे रॉबर्स ने हॉस्टेजेस एंड अपने मास्क बदल लिए ताकि जो पुलिस वाले अंदर नॉर्मल मास्क के साथ आएंगे वो पकड़े जाए। क्या दिमाग लगाया है। जैसे ही सब इंस्पेक्टर इनके चेंज्ड मास्क देखता है उसे टेंशन आने लगती है और वो जल्द से जल्द बाहर जाकर सबको ये बताकर पुलिस की टीम को अंदर जाने के लिए रोकना चाहता था। पर जैसे ही पुलिस टीम अंदर जा रही थी, अंदर जैमर्स होने के कारण इंस्पेक्टर उनसे ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। तभी सर्जन एंड एंजल बाहर आते हैं एंड मिशन अबॉर्ट करने बोलते हैं, पर कम्युनिकेशन लॉस्ट हो चुका था। पर किसी तरह बार बार थोड़े सिग्नल पर अबॉर्ट मिशन बोलने पर पुलिस टीम को पता चल जाता है और वो रिटर्न जाने लगती है और रॉबर्ट्स का प्लान सक्सेसफुल होता है। अब थोड़ी देर में नायरोबी को भी पता चल जाता है कि मोनिका मरी नहीं है और वो भी डेनिवर एंड मॉस्को की मदद करती है और मोनिका के पैर की गोली निकाली जाती है। एंड गाइस डेनिवर एंड मोनिका एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। प्रोफेसर बर्लिन एंड सबको रिलैक्स होने बोलता है क्योंकि प्लान सक्सेसफुल था। फिर हमें पास्ट दिखाया जाता है जब सारे रॉबर्स ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी प्रोफेसर ने टोक्यो का कहा था कि ये जो इतने बड़े रॉबरी का प्लानिंग है वो उसका नहीं है, वो किसी और का था। पर ये प्लान किसका था ये अभी हमें नहीं पता चलता, वो हमें आगे पता चलेगा। इंस्पेक्टर और बाकी सब बहुत शॉक थे कि रॉबर्स ने इतनी तैयारी की थी। पुलिस की सारी बातें अब प्रोफेसर सुन रहा था क्योंकि सब इंस्पेक्टर एंजल के चश्मे में रॉबर्स ने एक माइक्रोफोन लगाया था। इंस्पेक्टर एक ट्रिक निकालती है, वो ये बोलती है कि रॉबर्स ने प्लानिंग तो की है पर वो प्लानिंग के लिए रॉयल म्यूजियम जरूर आए होंगे और वो 2 लोगों को ढूंढ चुके थे, रियो एंड टोक्यो को। पर और कोई ऐसा आया हो जिस पर शक हो या फिर कोई क्लू मिले, इसलिए पुलिस इंस्पेक्टर बोलती है कि सीसीटीवी फुटेज फिर से चेक करो। सारे पुलिस वाले अब ब्रेक लेते हैं क्योंकि रॉबर्ट्स एंड हॉस्टेजेस तो आराम से रात को सो जाते थे, पर पुलिस वाले 30 घंटे से नहीं सोए थे। उसी रात को हमें पता चलता है कि बर्लिन को किसी तरह की बीमारी है जिसकी वजह से उसके हाथ कांपते हैं, पर वो बीमारी क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। और अब तक रॉबर्ट्स ने 172 मिलियन यूरो छाप लिए थे 33 घंटों में। तभी रॉयल म्यूजियम में एक टीवी था और सब लोग उस टीवी को देखने का सोचते हैं, पर प्रोफेसर ने टीवी लगाने से मना किया था, पर फिर भी कोई उसकी बात नहीं सुनता। शुरुआत में न्यूज में तो सब लोग यानी कि कई कॉमन पीपल इन रॉबर्ट्स की तारीफ कर रहे थे और उन्हें लार्जेस्ट हाइस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का किताब मिला था। पर तभी रियो जो है जिसकी आइडेंटिटी सब वर्ल्ड में फैल गई थी, तो जाहिर सी बात है कि रियो के माँ बाप भी ये देख लेते हैं और वो काफी परेशान थे और रियो को वापस आने बोल रहे थे और इसीलिए प्रोफेसर ने टीवी लगाने से मना किया था क्योंकि उस टीवी के थ्रू कोई एक भी मैनिपुलेट हो जाता तो रॉबरी फंस सकती थी। पर रियो थोड़ा सा उदास था पर वो बाहर नहीं जाता है। दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर एंजल जो शादीशुदा था वो इंस्पेक्टर फिर भी रैक्वेल से प्यार करता था। रैक्वेल का डिवोर्स हो चुका था और 8 साल से वो अकेली ही थी, पर वो एंजल को इग्नोर करती है और रैक्वेल की मॉम उसे बोलती है कि वो आदमी कौन है, वो कैफे वाला जिसने तुम्हें हेल्प की थी और वो एक बार मेरा फोन आने पर हाइस्ट की जगह पर पहुंच गया था सिर्फ तुम्हें फोन देने। बेसिकली रैक्वेल की मॉम प्रोफेसर की बात कर रही थी और वो सलाह देती है कि रैक्वेल प्रोफेसर के साथ डेट पर जाए और रैक्वेल को प्रोफेसर ने अपना नाम सैल्वा बताया था। अपनी मॉम की सलाह सुनकर रैक्वेल भी काफी ज्यादा खुश थी। रात को टोक्यो जो है वो बर्लिन पर गुस्सा थी और वो इस बार गन बर्लिन पर पॉइंट करके उसे बोलती है कि अभी प्रोफेसर को कॉल करो और सच बताओ कि तुमने मोनिका को मार दिया है और ये प्रोफेसर के ऑर्डर के खिलाफ है। और गाइस जैसा कि आपको पता है कि मोनिका मरी नहीं है और वो जिंदा थी, पर ये सिर्फ 3 लोग जानते थे, डेनिवर, मॉस्को एंड नायरोबी। बाकियों को लगता है कि बर्लिन के ऑर्डर पर डेनिवर ने हॉस्टेज मोनिका को मार दिया है। बर्लिन ये बात प्रोफेसर को बता देता है और प्रोफेसर को काफी दुख होता है एंड गाइस इस बात की वजह से बर्लिन को आगे बहुत बड़ी कीमत चुकाने पड़ने वाली थी और एपिसोड 6 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में इंस्पेक्टर को सुबह सुबह कॉल आता है कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला है रॉयल म्यूजियम के बाहर। पुलिस सीसीटीवी चेक कर रहे थे तब रियो एंड टोक्यो ने एक कार लाई हुई थी और उस कार की चाबी जो है उसे लेते वक्त की फुटेज पुलिस को मिल जाती है। तो रैक्वेल उस चाबी से पता करवाती है कि वो कितनी पुरानी कार है और वो कार थी 1989 से 1996 के बीच की और उस कार से कार के मालिक की जानकारी और उसके साथ कार पर फिंगरप्रिंट भी मिल सकते थे और इंस्पेक्टर उस कार को ढूंढने की ऑर्डर देती है। और ये सब बातें प्रोफेसर सुन रहा था और वो टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसने हेलसिंकी को वो कार डिस्ट्रॉय करने दी थी, पर उसने वो कार डिस्ट्रॉय करने दी या नहीं ये फोन करके कंफर्म करता है। पर हेलसिंकी बोलता है कि उसने वो कार बस जंकयार्ड में छोड़ दी थी और उस कार को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो 1000 यूरो मुझे दिए थे वो मैंने रख लिए, ऐसा हेलसिंकी
विकी बोलता है। तो ये भी एक बेवकूफ था जिसने 1000 यूरो के लिए एक कार को डिस्ट्रॉय नहीं किया जिस पर सबके फिंगरप्रिंट थे, और प्रोफेसर उसे बहुत डांटता है कि तुम्हें 2400 मिलियन मिलने वाले थे पर फिर भी तुमने 1000 यूरो के लिए इतनी गिरी हुई हरकत की, और वो फोन रख देता है। प्रोफेसर जल्दी से खुद ही उस जंकयार्ड जाने के लिए निकलता है ताकि वो कार के ऊपर के फिंगरप्रिंट्स मिटा सके। पर तभी इंस्पेक्टर का कॉल प्रोफेसर को आता है और वो 8 होस्टेजेस को छोड़ने की बात करती है, पर प्रोफेसर उसे टालकर सबूत मिटाने निकलता है। वो उस जंकयार्ड में कूद कर घुसता है और उस गाड़ी को ढूंढता है, पर तभी उस जंकयार्ड का मैनेजर वहां आता है और प्रोफेसर उसे देखकर एक रैंडम कार में छुपता है। वो मैनेजर एक क्रेन से उस गाड़ी को उठाकर डिस्ट्रॉय करने लगता है और उसे पता होता है कि उस कार में प्रोफेसर है। थोड़ी देर बाद वो प्रोफेसर को नीचे उतारता है और उसके पीछे अपना कुत्ता लगा देता है। प्रोफेसर डर के मारे तो भाग जाता है और वो फिंगरप्रिंट नहीं मिटा पाता। तभी प्रोफेसर को रैक्वेल का कॉल आता है और जैसे आपको पता है कि इंस्पेक्टर रैक्वेल को पता नहीं होता है कि यही रॉबर है, और वो प्रोफेसर को डेट पर बुलाती है और प्रोफेसर भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। प्रोफेसर अपने बेस पर आता है और पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए झूठ मूठ का उन्हें बोलता है कि वो 8 हॉस्टेजेस को छोड़ देगा पर एलिसन पार्कर को नहीं, वो सबसे मेन है। और प्रोफेसर एक ऑफर इंस्पेक्टर को देता है कि वो एक तो अकेले एलिसन को जाने देगा या फिर 8 हॉस्टेजेस को। और एलिसन यूके के एम्बेसडर की लड़की थी, तो सारे लोग इंस्पेक्टर को एलिसन का नाम लेने बोलते हैं और प्रेशर में इंस्पेक्टर एलिसन को छोड़ने की बात करती है, और यही प्रोफेसर को चाहिए था। प्रोफेसर तुरंत उन दोनों की रिकॉर्डिंग यानी इंस्पेक्टर और उसकी रिकॉर्डिंग मीडिया में पब्लिश कर देता है कि देखो कैसे इंस्पेक्टर सिर्फ एक हाई प्रोफाइल आदमी के बेटी को बचाने के लिए 8 हॉस्टेजेस को मरने दे रही है। और ये सुनकर सारे मीडिया एंड पब्लिक में इंस्पेक्टर की इमेज और भी डाउन हो जाती है, और इस बीच प्रोफेसर को समय मिल जाता है कि वो सबूत मिटाने जाए उस कार से, और वो इस बार पूरी तैयारी के साथ जाता है। पर तभी वहां इंस्पेक्टर रैक्वेल एंड पूरी टीम वहां आती है, पर जल्दी से पूरे मेडिकल किट जैसे कि स्पिरिट वगैरह का इस्तेमाल करके प्रोफेसर पूरे गाड़ी पर के फिंगरप्रिंट्स क्लीन करता है। एंड गाइस तभी वो बर्लिन को पनिशमेंट देता है कि उसने मोनिका को मारा, और इसीलिए प्रोफेसर बर्लिन के एक रेयर जैकेट के बटन को जानबूझकर छोड़ता है ताकि बर्लिन के बारे में पूरे दुनिया को पता लग सके, क्योंकि उस बटन पर बर्लिन के फिंगरप्रिंट्स थे। और तभी इंस्पेक्टर वहां आती है और वो देखती है कि गाड़ी अभी अभी किसी ने क्लीन की है, तो कोई तो रॉबर्स के साथ मिला हुआ है और वो बाहर है और वो यही कहीं होगा। इंस्पेक्टर उसे ढूंढने की ऑर्डर देती है। प्रोफेसर एक गाड़ी में बैठकर एक भिखारी का गेटअप करके पूरा सड़ा हुआ चेहरा और एक रास्ते के कुत्ते को लेकर जाने लगता है, पर तभी एक पुलिस वाला उसे पकड़कर पूछताछ करता है। पर प्रोफेसर जिसका गेटअप चेंज था वो पुलिस वाले को ऐसा दिखाता है कि वो पागल है, और प्रोफेसर अपने आप को बचाने के लिए वो करता है जो काम आता है। प्रोफेसर उस पुलिस वाले के सामने अपनी ही पैंट में टॉयलेट कर देता है और पुलिस वाला उसे नाक बंद करके जाने देता है। पर पुलिस को भी उस कार से बर्लिन के जैकेट का बटन मिल जाता है, और इंस्पेक्टर को किसी तरह ये भी पता चल जाता है कि वो भिखारी नहीं कोई और था, और वो उसे देखने जाती है पर प्रोफेसर गायब हो चुका था। एंड एपिसोड 7 यहाँ एंड होता है, और एपिसोड 8 की शुरुआत में इंस्पेक्टर का सिर्फ एक ही काम था कि वो प्रोफेसर का चेहरा है उसे किसी तरह ढूंढे जिससे कि रॉबरी खत्म हो जाए। प्रोफेसर अपने बेस पर आकर बहुत खुश था और रॉबरी को अब 50 घंटे हो चुके थे। इंस्पेक्टर को उस रिकॉर्डिंग के बाद अब भी हेट मिल रही थी कि उसने एलिसन को चुना। जाहिर सी बात है प्रोफेसर किसी भी हॉस्टेज को छोड़ने नहीं वाला था, पर उसने बस इंस्पेक्टर रैक्वेल को फंसा दिया। फिर हम रॉबर्स का पास्ट देखते हैं, ट्रेनिंग पीरियड वाला, जिसमें प्रोफेसर को पूछा जाता है कि हम बाहर कैसे निकलेंगे, तो प्रोफेसर बोलता है कि एक टनल से, और वो पूरा एग्जिट प्लान सबको बताता है कि असल में क्या करना होगा। वो बोलता है कि तुम लोग जब अंदर जाओगे तो तुम कुछ हॉस्टेजेस को मिलकर एक टनल डिग करने को बोलोगे, और तुम खुद दूसरी जगह पर टनल डिग करोगे सीक्रेटली, और उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, और उस टनल को पुलिस भी नहीं ढूंढ पाएगी, और वो एक सीवेज लाइन के 85 फुट दूर से निकलेगा, और वहां से सब लोग बाहर निकल जाएंगे, और मॉस्को एक वॉल्ट में टनल खोदना स्टार्ट करेगा। वॉल्ट का बेस जो है वो स्टील का है, उसे खोदेगा। एंड गाइस प्रोफेसर ने 5 साल पहले ही एक और नीचे से टनल खोद रखा था। रॉबर्ट्स को बस इतना करना था कि वो वॉल्ट के थ्रू उस रेडी टनल तक पहुंचे, और उसके लिए मॉस्को को 10 दिन लगने वाले थे। एंड गाइस उनका एग्जिट आपको पता है कहां से होने वाला है। अभी जहां से प्रोफेसर बैठकर सब कुछ हैंडल कर रहा है वहां से पुलिस उस कार को फिर से चेक करती है, पर वहां पर कोई सुराग नहीं मिलता है सिवाय बर्लिन के जैकेट के रेयर बटन से, और उस बटन पर कुछ फिंगरप्रिंट थे, और वो फिंगरप्रिंट थे बर्लिन के। इंस्पेक्टर सब लोगों को बाहर जाने बोलती है, बस सब इंस्पेक्टर एंड इंटेलिजेंस हेड को छोड़कर, क्योंकि रैक्वेल को लगता है कि उनके बीच कोई तो है जो सारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। पर इंस्पेक्टर को ये नहीं पता था कि वो खुद सब इंस्पेक्टर एंजल है, और उसके चश्मे में एक माइक्रोफोन है, और इसके बारे में एंजल को खुद पता नहीं है। बर्लिन की आइडेंटिटी मिलते ही इंस्पेक्टर एक गेम खेलती है। बर्लिन ने असल में आज तक 27 सक्सेसफुल रॉबरीज की थी, पर इंस्पेक्टर उस पर एक काला दाग लगा देती है कि बर्लिन असल में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करता है और वो कैरेक्टरलेस है। और तभी प्रोफेसर को एक और झटका लगता है, और वो ये था कि उस जंकयार्ड के मैनेजर ने प्रोफेसर को देखा था जब वो पहली बार वहां गया था, और इसलिए पुलिस ने उस मैनेजर से प्रोफेसर का स्केच बनवाने को बोल दिया था। अब इस सिचुएशन से बचने के लिए प्रोफेसर बहुत अच्छी तरकीब निकालता है। वो उस मैनेजर की सारी कुंडली निकालता है कि उसकी बेटी कहाँ पढ़ती है, उसकी वाइफ क्या करती है, एक्सेट्रा। मैनेजर प्रोफेसर का फेस कंपोजिट करने के लिए मान जाता है, और प्रोफेसर अपने आप को बचाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ बर्लिन को नायरोबी आकर खबर देती है कि तुम्हारा फेस रिवील हो चुका है और तुम टीवी पर हो। बर्लिन तुरंत वहां जाता है, और उसके बारे में गलत सलत बोला जा रहा था कि वो प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करता है एंड ड्रग्स भी बेचता है, एक्सेट्रा। और इसकी वजह से बर्लिन
को बहुत बुरा लगता है कि उसके कैरेक्टर पर दाग लगाए गए, क्योंकि वो सिर्फ एक रॉबर था और बाकी के काम वो नहीं करता था। एपिसोड 8 खत्म होता है और एपिसोड 9 की शुरुआत में बर्लिन को नायरोबी भी बुरा भला कहती है, पर वो गुस्से में नायरोबी का गला पकड़ लेता है और कहता है कि वो रॉबर जरूर है पर इतना गिरा हुआ नहीं है। और बर्लिन का सीधा शक जाता है डेनिवर पर, क्योंकि डेनिवर एक बार पार्टी करने के लिए बर्लिन का जैकेट ले गया था और वापस आते ही उसी कार में सो गया था उस जैकेट के साथ। तो बर्लिन को लगता है कि जब डेनिवर सोया था तब उसने वो बटन गाड़ी में छोड़ दिया, गलती से या फिर जानबूझकर। दूसरी तरफ मोनिका एंड डेनिवर का थोड़ा सा झगड़ा होता है और वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एंड गाइस, प्रोफेसर तो बाहर बहुत ज्यादा परेशानी में था, क्योंकि उस जंकयार्ड के मैनेजर ने प्रोफेसर का फेस कंपोजिट करना स्टार्ट कर दिया था। प्रोफेसर को एक जगह रास्ते पर एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है और यहाँ प्रोफेसर काफी अच्छा दिमाग लगाता है। पुलिस वाले कुछ काम करने के लिए गाड़ी से बाहर जाते हैं और प्रोफेसर पुलिस के गाड़ी के लॉक को किसी तरह खोलकर गाड़ी में बैठता है, पर तभी वहां वो पुलिस वाले आने लगते हैं। पर प्रोफेसर उनके कार के अंदर के वॉकी टॉकी से ही एक फेक खबर देता है कि एल्केंट्रा में एक रॉबरी हुई है, जल्दी पहुंचो। तो ये दोनों पुलिस वाले उसी एरिया में थे, तो वो भाग कर ही चले जाते हैं और फिर प्रोफेसर अपना काम स्टार्ट करता है। वो उस कार के अंदर के वॉकी टॉकी से रॉयल म्यूजियम के बाहर के पुलिस वालों के वॉकी टॉकी पर उस मैनेजर को रशियन में धमकी देता है कि तुम्हारी लड़की जिस स्कूल में पढ़ती है वहां पर उसे उठा लिया जाएगा अगर तुमने मेरा फेस रिवील किया तो, और हमारे शूटर्स मिलकर तुम्हारी वाइफ जो अभी सुपरमार्केट से निकली है उसे मार देंगे। तो जल्दी से तुम जो फेस कंपोजिटिंग कर रहे हो उसे डिलीट करके वहां से निकल जाओ, वरना तुम्हारी फैमिली मारी जाएगी। और ये मैसेज सिर्फ उस मैनेजर को पता चलता है, ना कि बाकी पुलिस वालों को, और मैनेजर जल्दी से सारे फेस को डिलीट करके वहां से चला जाता है। और वो मैसेज इसीलिए किसी को पता नहीं चलता क्योंकि प्रोफेसर ने उस मैसेज को रशियन में उस मैनेजर को बोला था और वो मैनेजर एक रशियन था। पुलिस वाले तुरंत अपने गाड़ी में आते हैं, पर तब तक प्रोफेसर वहां से जा चुका था और इस तरह वो फिर से बच जाता है। पर गाइस, रॉयल म्यूजियम में कोई और भी था जो बचने नहीं वाला था और उसका नाम था डेनिवर। डेनिवर को पकड़ लिया जाता है, पर नायरोबी उसका साथ देती है और डेनिवर बर्लिन को बोलता है कि वो तुम्हें अपने कट से 15 मिलियन यूरोस देगा, पर उसे छोड़ दो। बर्लिन मानने ही वाला था कि तभी उसे मोनिका जिंदा है ये पता चलता है, पर इस बात से भी बर्लिन खुश हो जाता है क्योंकि प्रोफेसर को एक हॉस्टेज मारने के बाद बहुत दुख हुआ था और बर्लिन को लगता है कि प्रोफेसर अब खुश हो जाएगा क्योंकि कोई भी हॉस्टेज नहीं मरा। उनमें थोड़ी अनबन जरूर होती है पर सब ठीक हो जाता है। तभी प्रोफेसर का फोन आता है जो खुद ही बर्लिन को बता देता है कि उसने ही तुम्हारे जैकेट का बटन उस कार में छोड़ा क्योंकि तुमने मोनिका को मार दिया और ये तुम्हारी पनिशमेंट है। पर बर्लिन बोलता है कि मोनिका जिंदा है और वो मोनिका की आवाज भी उसे सुनाता है। अब तो देर हो चुकी थी और प्रोफेसर बर्लिन से माफी मांगता है और प्रोफेसर बोलता है कि अब अगला प्लान स्टार्ट करो। बर्लिन मान जाता है और अगला प्लान ये था कि सारे रॉबर्स एक बंद कमरे में सिर्फ ब्लैंक फायर करेंगे और हॉस्टेजेस को चिल्लाने को बोलेंगे ताकि पुलिस वालों को एंड अलग अलग कमरों में रखे हॉस्टेजेस पर रॉबर्स का दबदबा बना रहे। बाहर पुलिस वाले टेंशन में आ जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तब इंस्पेक्टर प्रोफेसर से बात करती है कि तुमने गोलियां क्यों चलाई, तो प्रोफेसर बोलता है कि वो गन्स टेस्टिंग कर रहे थे। पर इंस्पेक्टर बोलती है कि वो अंदर आकर देखना चाहती है कि क्या सब लोग ठीक है या नहीं। प्रोफेसर बोलता है कि तुम अंदर नहीं आ सकती, वो खुद ही सब जिंदा है इसके रिकॉर्डेड फुटेजेस बाहर भेजेगा। फिर प्रोफेसर रॉयल म्यूजियम में रॉबर्ट्स को ऑर्डर देता है कि सबके फुटेजेस भेजो और एपिसोड 9 यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में थोड़ी देर में इंस्पेक्टर जो है वो सेल्वा को यानी प्रोफेसर को ही कॉल करती है अपने फोन से, और मैं फिर से याद दिला दूं कि इंस्पेक्टर को नहीं पता था कि प्रोफेसर यानी सेल्वा रॉबरी का मास्टरमाइंड है। वो बस उसके प्यार में पड़ गई थी और उसे लगता था कि सेल्वा एक अच्छा आदमी है और वो दोनों रात को 9 बजे डेट पर जाने का प्लान बनाते हैं। फिर सब इंस्पेक्टर एंजल वहां आता है और वो बर्लिन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताता है कि बर्लिन रेट्रोक्सिल नाम की एक दवाई लेता है और वो दवाई मस्कुलर लॉस के लिए ली जाती है और ये बीमारी काफी कम लोगों को होती है और बर्लिन उनमें से एक है। और ये दवाई सिर्फ एक जगह पर मिलती है और वहां जाकर पता लगाया जा सकता है कि बर्लिन ने वो दवाई कहां पर डिलीवर करवाई थी। प्रोफेसर सारी बातें सुन रहा था और फिर से वो टेंशन में आ जाता है क्योंकि उस दवाई की डिलीवरी बर्लिन ने उनके ट्रेनिंग बेस पर करवाई थी जहां पर सबके फिंगरप्रिंट्स थे और इससे सब फंस सकते थे। तो एक बार फिर से प्रोफेसर को अपना दिमाग लगाकर और अपनी जान खतरे में डालकर उस फार्मेसी में जाना था पुलिस से पहले, पर इस बार प्रोफेसर बलि देता है सब इंस्पेक्टर एंजल की। वो कैसे ये आपको पता चल ही जाएगा। उससे पहले सारे हॉस्टेजेस की फुटेजेस जो पहले ही रिकॉर्ड की थी 2 दिन पहले उन्हें भेज दिया जाता है जानबूझकर, ताकि पुलिस को उन पर शक हो और वो अंदर आने की डिमांड करे, और ऐसे ही होता है। तो इंस्पेक्टर अंदर जाने की सोचती है और प्रोफेसर को इसके बारे में बोलती है एंड प्रोफेसर मान जाता है क्योंकि प्रोफेसर को भी यही चाहिए था। और अकेले इंस्पेक्टर अंदर आती है बिना कोई हथियार के, पर इंस्पेक्टर ने एक माइक्रोफोन छुपाया हुआ था उसे ढूंढकर ले लिया जाता है जिस पर रायो लिखा था और रायो नाम था रियो का, और उसके माँ बाप उसको इस नाम से बुलाते थे। और पुलिस का प्लान था कि रियो को इमोशनल करके बाहर निकाला जाए और उसे लालच दी जाए कि तुम्हें कम साल जेल होगी, बाहर आ जाओ और सबके बारे में बताओ। पर ये बंदा भी दिमाग लगाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर सेल्वा इंस्पेक्टर का दोस्त बनकर सब इंस्पेक्टर से मिलता है और एंजल को सेल्वा पर पहले से ही शक था। एंजल बोलता है कि तुम जहां पर अपने वाइन एंड बियर बनाते हो मुझे वहां पर कभी ले चलो, उसे वो जगह देखनी है। और प्रोफेसर फिर फंस जाता है। अब प्रोफेसर को 2 टेंशन थे, एक तो उस फार्मेसी के रिकॉर्ड्स को मिटाना था और दूसरा एंजल से निपटना था, और रॉयल म्यूजियम में तो कुछ और ही चल रहा था। इंस्पेक्टर सब हॉस्टेजेस को देखती है, बस कुछ ही हॉस्टेजेस बाकी थे और
तब ऑल्टुरो एलिसन को बोलता है कि तुम एक जगह पर छुप जाओ ताकि इंस्पेक्टर को ऐसा लगना चाहिए कि एलिसन मर गई है, और एलिसन भी छुप जाती है। प्रोफेसर असल में एलिसन कहाँ छुपी है ये देख लेता है, पर तभी उसके बेस पर सब इंस्पेक्टर एंजल आता है और प्रोफेसर रॉबर्ट्स को ये नहीं बता पाता कि वो कहाँ छुपी है, और वो सब कंप्यूटर्स एक्सेट्रा ढक देता है और एंजल को अंदर आने देता है। एंजल पूरे बेस को चेक करता है और उसे थोड़ा शक तो होता है, पर वो कुछ नहीं बोलता और वो वहां से निकल जाता है। तब प्रोफेसर जल्दी से एलिसन का पता बता देता है और इंस्पेक्टर के सामने एलिसन को ले जाया जाता है और इंस्पेक्टर वहां से चली जाती है। इंस्पेक्टर तो वहां से चली जाती है, बट गाइस एक और प्रॉब्लम थी। जब एंजल प्रोफेसर से मिलने आया था तो शक होने के कारण उसने प्रोफेसर के कॉफी मग का एक स्पून ले लिया था, और उस स्पून पर जो फिंगरप्रिंट थे एंजल उन्हें उस पुलिस कार पर जो फिंगरप्रिंट मिली थी उससे मैच करने बोलता है। यानी गाइस प्रोफेसर की एक फिंगरप्रिंट गलती से उस पुलिस कार पर रह गई थी। रॉयल म्यूजियम में बर्लिन सबको बता देता है कि उसके बीमारी के चलते वो सिर्फ कुछ ही महीने जिंदा रहेगा, पर तब तक वो बहुत ज्यादा ऐश करना चाहता है। और रियो जो है वो उस माइक्रोफोन को देखकर पुलिस को कॉल करता है और पुलिस उसे कन्विंस करती है कि तुम बाहर आकर सब बता दो। पर प्रोफेसर ने सबको इसकी भी ट्रेनिंग दी हुई थी कि पुलिस लालच देगी, पर वो सब कुछ झूठ होगा, क्योंकि लॉज के अनुसार तुमने अब तक जितने भी क्राइम किए होंगे उसकी सजा उम्र कैद ही होगी। तो रियो पुलिस वालों को गालियां देकर फोन रख देता है। और दूसरी तरफ प्रोफेसर को दो टेंशन थे, उसमें से एक तो खत्म हो गया था सब इंस्पेक्टर एंजल का, और दूसरा टेंशन भी खत्म हो जाता है जब तक पुलिस उस फार्मेसी स्टोर में पहुंचती है। प्रोफेसर हेलमेट, काले कपड़े, ग्लव्स एक्सेट्रा पहनकर गन के पॉइंट पर पूरे रिकॉर्ड्स चुरा लेता है। एंड गाइस आपको बता दूं कि पुलिस में इन रिकॉर्ड्स के बारे में सिर्फ दो लोगों को पता था, एक इंस्पेक्टर रैकवेल को और दूसरा खुद एंजल को। पर एंजल पहुंचने से पहले ही प्रोफेसर वहां से भाग चुका था। तो अब इंस्पेक्टर एंजल को उस केस से निकाल देती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये बात सिर्फ उसे एंड एंजल को पता थी और फिर भी रिकॉर्ड्स गायब हुए, यानी कि एंजल ही वो इन्फॉर्मर है और वो भी उन रॉबर्स से मिला हुआ है। एपिसोड 10 यहाँ पर खत्म होता है एंड एपिसोड 11 में एंजल इंस्पेक्टर को बहुत समझाता है, पर वो नहीं मानती। एंजल ये भी बोलता है कि तुम सैल्वा पर क्यों शक नहीं करती, वो उसके काम की जगह पर जाकर आया है और वो जगह पूरी तरीके से खंडर है, और वो वहां पर बियर नहीं बनाता, वो सिर्फ एक दिखावा है, वो कुछ और ही वहां पर बैठकर कर रहा है। इंस्पेक्टर फिर भी एंजल को निकाल देती है, पर प्रोफेसर को अब प्रॉब्लम होने वाली थी, पर इतनी नहीं, क्योंकि प्रोफेसर ने उनकी बातें सुन ली थी माइक्रोफोन के चलते, और वो अपने बेस को एक अच्छे तरीके से नया रिनोवेट करवाता है, वो भी कुछ ही घंटों में पैसे देकर। रात 9 बजे सैल्वा यानी प्रोफेसर एंड रैकवेल डेट पर जाते हैं, और गाइज अब से पूरी कहानी बहुत भयानक मूड लेने वाली है। पर गाइज इन दोनों के डेट पर जाने से पहले बहुत कुछ हो जाता है। रॉयल म्यूजियम में मॉस्को एक जो सीक्रेट टनल बना रहा था, 5 to 6 डेज के मेहनत के बाद वो क्लोजेट के स्टील और फिर मोटी कंक्रीट को तोड़ पाया था, और बची थी तो सिर्फ मिट्टी जो दूसरे टनल को ज्वाइन होने वाली थी। और मॉस्को ये खुशखबरी सबको देता है और सारे लोग खुश होकर नाचने लगते हैं। एंड गाइस दूसरी तरफ नायरोबी ने तो प्रिंटिंग मशीन को 24/7 चालू रखा था, जिसके चलते मिलियंस एंड मिलियंस यूरोज हर घंटे प्रिंट हो रहे थे, और अब तक 400 मिलियन यूरोज प्रिंट हो चुके थे। बट गाइस एक बड़ी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी सिर्फ इन दोनों के चलते। एक ऑल्ट्रो और ये एक बंदा जिसका नाम होता है पैब्लो, ये दोनों भी दूसरा टनल खोद रहे थे, और वो वहां से छोटे मोटे टूल्स यानी कि स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह छुपा कर टॉयलेट में ले जाते हैं और वहां छुपा देते हैं। और इन दोनों का प्लान ये था कि जो पुलिस वाले एंड गार्ड्स म्यूजियम में शुरुआत में बंदी बनाए गए थे उन्हें आजाद किया जाए। दूसरी तरफ पुलिस वालों को एक खबर लगती है कि रॉबर्ट्स के पास जो भी प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स हैं उसे उन्होंने हर एग्जिट डोर्स एंड ग्लासेस पर लगाया हुआ है, इवन हर डक्ट के बाहर भी, ताकि कोई भी अगर भागने की कोशिश करे तो वो एक्सप्लोजिव्स फट जाए, या फिर कोई भी अंदर आने की कोशिश करे फिर भी वो एक्सप्लोजिव्स फटकर उसकी मौत हो जाए। प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करता है और बर्लिन बोलता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। तो प्रोफेसर बोलता है कि वो 6 घंटे बाद तुम्हें कॉल करेगा। एंड गाइस इन 6 घंटों में बहुत कुछ होने वाला था। रात 9 बजे रैकवेल एंड सैल्वा उस प्रोफेसर डेट पर जाते हैं, यानी अब अंदर के हर जगह पर नजर रखना पॉसिबल नहीं था। एंड दूसरी तरफ डेनिवर एंड मोनिका इंटीमेट होते हैं और सब कुछ रिलैक्स था, और मौका देखकर ये दोनों छुपाए हथियारों को निकालकर पुलिस एंड गार्ड्स को छुड़ाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रैकवेल को भी एंजल की बातें सुनकर सैल्वा यानी प्रोफेसर पर शक था, और इसीलिए वो प्रोफेसर को वो गन पॉइंट पर लेती है और कहती है कि मुझे अपने बियर बनाने की जगह पर ले चलो। प्रोफेसर 12th एपिसोड के शुरुआत में उसे उस बियर बनाने की जगह पर ले जाता है जो उसने रिनोवेट करके जो मेन बेस था वो छुपा दिया था, जिससे रैकवेल का शक दूर हो जाता है, और फिर रैकवेल एंड प्रोफेसर दोनों भी इंटीमेट होते हैं। यानी गाइस अब जो मेन 2 लास्ट एपिसोड्स हैं यानी 12 एंड 13, ये दोनों सबसे मेन हैं जिसमें बहुत कुछ होने वाला है। एपिसोड 12 में ही एंजल जो है उसे पता चलता है कि सैल्वा यानी प्रोफेसर के घर से चम्मच पर के फिंगरप्रिंट्स एंड पुलिस के गाड़ी के फिंगरप्रिंट मैच करते हैं। एंजल दारू पीकर गाड़ी चला रहा था और वो रैकवेल के मॉम के फोन पर सारे सबूत के वॉइसमेल भेजता है, और तभी एंजल का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ रैकवेल एंड प्रोफेसर मजे में थे, और तब रॉयल म्यूजियम में ये बंदे सारे के सारे पुलिस एंड गार्ड्स को छुड़ा लेते हैं, और इसकी खबर ऑल्ट्रो देता है डेनिवर को, क्योंकि उनमें लड़ाई हुई थी मोनिका को लेकर। और डेनिवर ऑल्ट्रो को बोलता है कि मैं तुम्हें जान से ना मारूं, उसका मुझे सिर्फ तुम एक रीजन बताओ। और तब ऑल्ट्रो बोलता है कि मुझे जान से मत मारो, मैं तुम्हें सबसे मेन बात बताता हूँ कि सारे पुलिस एंड गार्ड्स को एक बंदा छुड़ा कर वो सब भागने वाले हैं। एंड जब तक डेनिवर बर्लिन और सबको ये खबर दे पाता तब तक देर हो चुकी थी। सारे गार्ड्स ओस्लो के सर पर मारकर एग्जिट डोर पर
लगे हुए प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स को फोड़ देते हैं और जिसकी वजह से दरवाजा भी टूट जाता है और सारे गार्ड्स एंड ये बंदा बाहर भाग जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ और पुलिस उन्हें प्रोटेक्शन देकर बाहर ले आती है। प्रोफेसर अपना काम खत्म करके कैमरास दिखता है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि प्लान फंस सकता है और इसीलिए वो फोन लगाता है बर्लिन को, पर बर्लिन एंड बाकी सब जो दरवाजा टूटा था उसे जोड़ने में लगे थे, पर पुलिस बाहर लगातार फायर कर रही थी। तो सब रॉबर्स पुलिस पर काउंटर फायर करने लगते हैं एंड टोक्यो तो मशीन गन ले आती है और सारी गोलियां पुलिस पर चलाने लगती हैं। सारे पुलिस वाले छूट जाते हैं एंड तब सब रॉबर्स मौका देखकर मिलकर डोर बंद करके उसे सील कर देते हैं और प्रोफेसर राहत की सांस लेता है। इंस्पेक्टर एंड पुलिस टीम को एक और बुरी खबर मिलती है कि एंजल का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी कंडीशन नाजुक है। एंड गाइस इसी मुठभेड़ के साथ एपिसोड 12 भी एंड होता है जिसमें सिर्फ एक्शन था। एंड गाइस अब बाकी था एपिसोड 13 जो कि मनी हाइस्ट सीजन 1 का लास्ट एपिसोड है। रॉयल म्यूजियम में ओज़लो को गार्ड के चलते सर पर मारने से काफी ज्यादा चोट आई थी और उसका ब्रेन डैमेज हो चुका था, जिसके चलते हेलसिंकी बहुत गुस्सा था। डेनिवल बोलता है कि उसको इस एस्केप के बारे में ऑल्ट्रो ने बोला था और तब उसे सच्चाई पता चली। हेलसिंकी ओज़लो को इस हालत में देखकर बहुत रोता है और एस्केप के बारे में सुनते ही बाकी बचे हॉस्टेजेस विद्रोह कर देते हैं, पर गन पॉइंट से उन्हें शांत किया जाता है। तब हमें फिर से पुराना ट्रेनिंग पीरियड दिखाया जाता है जिसमें प्रोफेसर ने इसके बारे में भी सोच रखा था और सबको कहा कि अगर कुछ हॉस्टेजेस भाग जाएं तो बाकी बचे हॉस्टेजेस जो हैं वो इतनी देर दूसरे के कंट्रोल में रहने की वजह से माइंड डिफेंस सिस्टम के चलते विद्रोह करेंगे और ये इंसानी फितरत है और उस इंसानी फितरत को एक चीज से अपनी तरफ किया जा सकता है, पैसों का लालच देकर। और फिर वो प्लान एक्टिवेट होता है। सारे हॉस्टेजेस को पैसे या फिर फ्रीडम चूज करने का ऑप्शन पूछा जाता है। जो हॉस्टेजेस पैसे चूज करते हैं उन्हें साथ काम करने बोला जाता है और जो फ्रीडम चुनते हैं उन्हें कैद कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है उन्हें तो ये छोड़ने कतई नहीं वाले थे और बाहर जो हॉस्टेजेस निकल गए थे वो बाकी रॉबर्स की आइडेंटिटी रिवील कर देते हैं और ये भी बोलते हैं कि वो इन लोगों से टनल खुदवा रहे थे। उनके पास कई सारी गन्स हैं और उनके पास क्या क्या सामान है ये सब हॉस्टेजेस पुलिस को बताते हैं। पर जैसे आपको पता है कि रॉबर्स एक दूसरे सीक्रेट टनल से भागने वाले थे और उस टनल का एंड पॉइंट था वो बेस जहां पर अभी प्रोफेसर बैठा हुआ है और दूसरा एंड पॉइंट था वो खंडर जहां सारे लोगों ने 5 महीने प्रैक्टिस की थी। दूसरी तरफ एंजल ने सेल्वा यानी प्रोफेसर के खिलाफ जो सबूत मिले थे वो वॉइसमेल के थ्रू रैक्वेल के मॉम को भेजे थे, पर इंस्पेक्टर की मॉम भुलक्कड़ थी तो उसने उन मैसेजेस को एक कागज पर लिख कर रखा था। फिर वो उन मैसेजेस को इंस्पेक्टर को बताने के लिए इंस्पेक्टर को कॉल करती है, पर इंस्पेक्टर का फोन बंद था तो लकीली इंस्पेक्टर की मॉम कॉल करती है सेल्वा को यानी प्रोफेसर को और उसे याद नहीं होता है कि प्रोफेसर का नाम सेल्वा है। प्रोफेसर को ये पता लगता है कि एंजल ने उसकी मॉम को सबूत के वॉइसमेल भेजे हैं तो प्रोफेसर पहुंच जाता है रैक्वेल के घर पर। वो रैक्वेल की मॉम को जहर देकर मारने ही वाला था पर वो ऐसा नहीं करता है और सफाई से सारे वॉइसमेल डिलीट करता है और जो कागज थे उन्हें भी ले लेता है। तभी घर पर रैक्वेल आती है। फिर वो थोड़ी बातें करते हैं पर तभी रैक्वेल को एक आइडिया आता है और वो अपने टीम को ऑर्डर देती है कि इतने सारे रॉबर्स ने ट्रेनिंग कहीं ना कहीं तो की होगी किसी सुनसान जगह पर, तो उस जगह को ढूंढो और थोड़ी ही देर में उस जगह का पता भी चल जाता है और वो वही जगह थी जहां पर इन लोगों ने ट्रेनिंग की थी। प्रोफेसर बहुत ज्यादा टेंशन में आता है और गरीबी में आटा गिला ये कि रैक्वेल बोलती है कि क्या तुम गाड़ी ड्राइव कर सकते हो और वो प्रोफेसर को ही ड्राइवर बनाकर उस जगह ले जाती है जहाँ सब ने ट्रेनिंग की थी और वहाँ प्रोफेसर से लेकर हर एक रॉबर के फिंगरप्रिंट वहाँ पर थे और साथ ही साथ रॉबर्स ने जो खाया पिया था उसके सलाइवा के भी सैंपल्स इन लोगों को मिल जाते हैं। एक और बात ये कि वहीं से एक टनल था और उस टनल का दूसरा छोर सीधा बैंक में खुलता था। एंड गाइस हम प्रोफेसर को टेंशन में उस जगह के बाहर गाड़ी में बैठा हुआ देखते हैं और फिर एपिसोड 13 यहीं पर एंड होता है इसी सस्पेंस के साथ कि क्या प्रोफेसर पकड़ा जाएगा या नहीं। बट गाइस डोंट वरी, इसका जवाब हमें इस सीरीज यानी कि मनी हाइस्ट के सीजन 2 में मिलेगा और इस सीरीज के कुल 4 सीजन है गाइस। यानी अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि अभी तो प्रोफेसर पकड़ा नहीं जाएगा और वो अब एस्केप के लिए क्या दिमाग लगाता है और क्या ये रॉबर्स मिलकर 2400 मिलियन यूरोज लेकर भाग पाएंगे या नहीं। ये जानने के लिए हम अगली बार कुछ ही दिनों में एक्सप्लेन करेंगे सीजन 2 ऑफ मनी हाइस्ट यानी ला कासा दी पापेल सीजन 2। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के रखना। अब अगली कुछ वीडियोस तो मूवी एक्सप्लेनेशंस पर ही आएंगी पर जल्द ही मैं सीजन 2 को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ हम ये लंबी और बड़ी एक्सप्लेनेशन को खत्म करते हैं और एक सस्पेंस को बरकरार रखते हैं कि क्या प्रोफेसर एंड में पकड़ा जाएगा या नहीं। गाइस इतनी लंबी वीडियो बनाने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत भी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।